हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं फिलहाल उसी मोंग को, जो कि फिलहाल यहाँ पे पिंगर के चाम के अंदर एक बार फिर से फंस चुका था। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर पिंगर को क्या ऑब्सेशन है इन मोंग से, जो कि हमेशा इनका पीछा लेती रहती है, इनको परेशान करती रहती है। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी इन मोंग्स को तंग करना एंड तुरंत ही अपने पास से अपनी हेयर पिन निकाल के तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मोंग भी तुरंत ही आ जाता है एंड हम देखते हैं कि कोई और भी आके उसको काफ़ी ज़ोर से हिट करता है, जिसकी वजह से पिंगर को दूर हटना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड भी हो चुकी थी इस पूरी ही चीज़ से। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आ चुका है श्या, एंड साथ ही उस फेंगशियान टेम्पल की वो लड़की भी आई हुई थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे पिंगर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि आज हमें इसे सबक सिखा देना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर ये हमेशा ही हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं पिंगर को, जो कि कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि शायद से तुम लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो लोग उसे पहचान चुके थे। शाओ तो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम तो अकाकिया सेक्ट वो वुमेन हो जिसे विच भी कहा जाता है, एंड तुम अपने चाम का जादू सब पे चला देती हो। जिसके साथ ही यहाँ पे पिंगर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड फिर कह रही थी कि मानना पड़ेगा, तुमने मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान के रखा हुआ एंड ये सब कुछ देख के मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है कि एटलीस्ट तुम लोग मेरे बारे में इतना तो जानते हो। लेकिन मैं तुम सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम लोगों के खिलाफ़ कोई भी ग्रजेस नहीं है। तो अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन मत लेना। हालाँकि यहाँ पे पिंगर ये सब कुछ टोंट मारते हुए कह रही होती है एंड यहाँ पे अपनी सेट सी आई बना रही थी। हालाँकि हम देखते हैं कि तुरंत ही उसकी आई के अंदर उसकी चाम वाली आइज़ आ जाती हैं, जिसे देख के यहाँ पे श्याओ कुछ देर के लिए फंसने वाला था, लेकिन फिर वो खुद को संभाल ही लेता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की भी समझ चुकी थी पिंगर अब श्याओ के ऊपर अपना जादू चला रही है। जिसके साथ यहाँ पे श्याओ कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम मियाओ गोंजी पिंगर हो, है ना, एंड तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही हो पास में। एंड रही बात तुम्हारी, तो सच बताऊँ तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करता रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ तो पास्ट की बातें हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। जिसके साथ ही वो यहाँ पे पिंगर को ये भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर वो अपने चाम का जादू चलाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे श्याओ अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ में यहाँ पे स्टियानियन टेम्पल के मोंग, इसी के साथ फेंगशियान वैली की वो लड़की भी उसके साथ ही है। जिसके साथ ये तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। पिंगर कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद श्याओ को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड को भी निकाल लेता है एंड यहाँ पे कह रहा था कि अब बताओ, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर तुम आके फाइट कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा एंड मैं तुम्हारे साथ में फ़ाइट करूंगा भी। जिसके साथ यहाँ पे पिंगर कह रही होती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम तीनों ही सेक्ट के लोग एक साथ एकजुट कैसे हो चुके हो। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर शाओ यी, चिकिन यून गेट एंड टोंग तियान फेंग ये सारे के सारे कब एक साथ एकजुट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे वो ये भी कह रही होती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है फेंगशियान वैली की इस लेडी से मिल के भी, एंड वो उसे काफ़ी गौर से भी देख रही होती है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे वो डर रही होती है कि कहीं पिंगर उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन हम देखते हैं पिंगर को, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आराम से बैठी हुई थी एंड उसे देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो इन तीनों ही लोगों को एक साथ देख के भी बिल्कुल ही डर रही है। हालांकि हम देखते हैं कि वो तुरंत ही नीचे की तरफ को आ जाती है, यानी कि इन लोगों के एकदम ही करीब, एंड उसके बाद कह रही थी कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुम तीनों ही मुझे मार के आगे बढ़ना चाहते हो ताकि उस ट्रीजर को जल्द से जल्द हासिल कर सको। वेल, ये तो काफ़ी अच्छी सोच बनाई है तुमने, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये जो कुछ भी सोच रहे हो इन सारी चीज़ों के अंदर तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। हालांकि हम देखते हैं कि वो तीनों ही लोग अपने वेपन्स लेके रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पिंगर अभी भी देख ही रही होती है इन लोगों को। तो तियानियन टेम्पल के मोंग को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक शील्ड भी बना लेते हैं ताकि पिंगर अब उनके ऊपर अपने चाम का जादू ना चला सके। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है एंड अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे जिया भी आ रही थी। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जाओ यून भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था एंड जाओ यून को इस बार देख के ऐसा लग रहा है कि वो शायद से इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि जाओ यून एक अच्छा बंदा है, मुझे तो लगता है कि वो तो
इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनके पीछे आ रहा है। जिसके बाद ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड अब वो आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं वाटर को एंड कह रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर मुझे इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि ढंग से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा। हालांकि वो तुरंत ही उस बैम्बू के अंदर मौजूद वाटर को जिया को देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका फ्लैग भी मौजूद था। हालांकि जिया यहाँ पे कह रही कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे रुक के आराम करना चाहिए, बाकी का सफ़र हम खुद ही तय कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई आके खड़ा हो जाता है एंड ओल्ड मैन को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इस बंदे को अपने सामने देखने से वो ज़रा भी खुश नहीं है। एंड यहाँ पे जब जिया उनसे पूछ रही होती है कि आखिर आपको क्या हो गया है एंड आप सडनली इतने ज़्यादा अवेयर कैसे हो गई अपने आसपास की सराउंडिंग से, लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि देखो तुम तुरंत ही यहाँ से चली जाओ एंड बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जिया अब वहाँ से जाना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन वो ग्रैंडपा की बात को टाल भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तुरंत ही पीछे की तरफ को हटने लग जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि जिया का पैर फिसल जाता है, वो धीरे धीरे करके पीछे आ रही थी, बट यहाँ पे जाओ उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाओ को ही देख रही थी, बट जाओ तो अपने सामने खड़ा हुआ उस पर्सन को ही देख रहा होता है। जाओ का मुँह भी खुला का खुला रह गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आखिर ओल्ड मैन के सामने जो शख्स खड़ा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ओल्ड मैन को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल भी डरते हैं इस पर्सन से जो कि उनके सामने मौजूद है। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन तभी यहाँ पे हमें पवेलियन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद ये सीन कट होता है, कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बैठे हुए थे उसी जगह पे अपने फ्लैग के साथ में। यहाँ पे पवेलियन मास्टर भी उनकी तरफ को देख रहे थे, कह रहे थे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना ज़्यादा वक्त तो बीता नहीं है हम लोगों को अलग हुए तो सडनली तुम इतने ज़्यादा ओल्ड कैसे हो चुके हो। हालांकि यहाँ पे ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने जो भी पाथ अपनाया था उस सब की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हालांकि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसी जगह पे रखे हुए अपने फ्लैग को उठा लेते हैं एंड तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहे थे एंड कह रहे थे कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पवेलियन मास्टर भी अब बातें करने लग जाते हैं, कह रहे होते हैं कि जब हम दोनों ही यंग थे तब सब कुछ काफ़ी अच्छा हुआ करता था। जब तुम एक बार तियांग गैंग डिवाइन किल कर रहे थे मेरे लिए, तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे लिए कुछ प्रेडिक्ट किया था। तभी ओल्ड मैन कह रहे थे कि हाँ मुझे याद है, लेकिन ढंग से कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि मेरा फ्यूचर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है एंड मैं अपनी वाइफ और बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते जैसे कि तुमने बताया था कि मैं अपनी वाइफ को खो दूँगा, ये सब कुछ हुआ भी एंड मैंने उसे खो भी दिया। हालांकि अभी मेरे पास कोई बच्चे भी नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं। तो ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे कह रहे थे कि जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी फॉल्ट है, क्योंकि जब मैंने तुमसे डायरेक्टली बात की थी तो फिर तुम्हें उसे सुनना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे पवेलियन मास्टर कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम अब बता दो। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे थे कि अच्छा मुझे ये बताओ कि गोटियान गैंग कैसे हैं एंड सब कुछ कैसा चल रहा है, क्योंकि मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि बीते कुछ वक्त में तुमने मुझे बताया भी था, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये फेस है ये इतना ज़्यादा उतरा हुआ कैसे एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड लग रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हो, आखिर ऐसा सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पवेलियन मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही एल्डर मैन के हाथों को पकड़ के उसकी तरफ को आ जाते हैं। फिर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ को देख रहे थे जैसे कि ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले हों। दूसरी ओर हम जिया को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी जगह पे खड़ी हुई थी एंड यहाँ पे वो यही देख रही होती है कि आखिर उसकी ग्रैंडपा के साथ में क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पे पवेलियन मास्टर अपने ओल्ड फ्रेंड को कुछ करना नहीं चाहते थे, जिसके बाद वो तुरंत ही पीछे की तरफ को हट जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही हंसने भी लग पड़े होते हैं, कह रहे थे कि मानना पड़ेगा तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो चुके हो।
उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो तो लगातार काफ़ी वक्त तक ऐसे ही हंसते जा रहे होते हैं। अब उनकी इसी हंसी को देखते हुए भी अब एल्डरमैन भी कंफ्यूज हो चुके थे कि अब आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि लाइफ हेवन एंड अर्थ के बीच की एक चीज़ है एंड जिसे हमें काफ़ी अच्छे से करना होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को कभी भी क्रॉस किया है। हालांकि वो ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में आगे जाके हम लोग मिलेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि फ्यूचर आखिर किसने ही देखा है। इसी के साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ एंड अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी यहाँ पे ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारी लाइफ भी काफ़ी कुछ सही नहीं चल रही एंड काफ़ी स्ट्रगल भी है तुम्हारी लाइफ में। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन की जब बातों का जवाब न देते हुए जिया भी देख रही होती है उस पवेलियन मास्टर को एंड कह रही थी कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ओल्ड मैन से काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है मेरे बारे में। लेकिन जिया तुरंत ही सर हिलाते हुए अपना नाम मना कर देती है, जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके साथ ही वो खुद भी वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लग गए थे। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जिया भी खड़े होकर देख रही होती है अपने अंकल के साथ में। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये जो इमोर्टैलिटी का रोड है एंड ये सब कुछ जो भी चल रहा है इसका एंड तो आना ही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्रेजी होती जा रही हैं एंड किसी को नहीं पता कि चीज़ें आखिर कब एक नया मोड़ ले लें। जिसके साथ ही वो ये भी बता रहे होते हैं कि ये जो स्काई है इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, हम इसे कभी भी काउंट करके किसी तरीके से मेजर करके नहीं देख सकते। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं इस लाइफ के अंदर। जिसके साथ ही वो ऐसे आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, लगातार खुद के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से अब आगे की तरफ को निकल रहे होते हैं। तो फिर जिया भी उनके पीछे पीछे ही आ रही होती है। हालांकि जाओ को देखते हैं जो कि फिलहाल उसी जगह पे खड़ा था ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके साथ ये तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीन कट होता है एंड उसके बाद हम बियाओ की आंट को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी भी यहीं पे मौजूद थी एंड कह रही होती हैं कि हमारे सेक्ट लीडर हमेशा ही गुई ली के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, यानी कि हमारे घोस्ट किंग के बारे में बात कर रही है वो। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि मुझे लगता है कि हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन उसका साथ ही यहाँ पे अभी सारी इसकी सारी बातें याद कर रहा होता है जहाँ पे वो लीडर से बातें कर रहा था। तो फिर वो कह रहे थे कि अगर मैं गुई के ऊपर यानी कि घोस्ट किंग के ऊपर अगर भरोसा नहीं करूँगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लेंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। एंड मुझे गुई के ऊपर पूरा भरोसा भी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभाएगा। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फिलहाल अपने घोस्ट किंग को जो कि फिलहाल सीनियर लू से बचता बचाता आगे की तरफ को निकल रहा होता है। हालांकि हम सीनियर लू को देखते हैं जिसे फिलहाल ये नहीं पता था कि रोब पहना हुआ बंदा कौन है। एंड हम देखते हैं कि फिलहाल वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करके पीछे की जगह पे आके खड़ा हो गया था। लेकिन सीनियर लू वो तो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके पॉइंट कर देती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग अपने रोप के हेड को उतार देता है और फिर उसके बाद वो धीरे से पलट के देखता है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो हल्का सा पलटता है यहाँ पे सीनियर लू के दिल पे तो बिजलियाँ ही गिरने लग जाती हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो अपनी 4 स्पिरिट ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ही सारी इमेंस अमाउंट में एनर्जी हमें देखने को मिलती है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर ही ढेर सारी पावर रिलीज हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो तुरंत ही यहाँ पे एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पिंगर वो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है मौके का जायज़ा लेने के लिए। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि शाह भी कह रहा था कि मॉन्क हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल के जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग भी तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इसी स्पिरिट ब्लड फॉर्मेशन के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होता है। एंड यहाँ पे ये लोग भी कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ के देखना होगा कि कहीं हमारे खुद के ही लोगों की जान कहीं खतरे में ना पड़ गई हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम फेई को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हम में से कोई मारा ना गया हो, मुझे तो बस इसी बात का डर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे उसी ओल्ड मैन को जो कि फिलहाल यहाँ पे समझ चुके थे कि फिलहाल तो कोई होप नहीं बची है। ट्रीजर के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि वो इस रास्ते को कंटिन्यू नहीं करते बल्कि तुरंत ही अब रिटर्न मार लेते हैं।
इसके साथ ही जिया अब वो भी सोच रही होती है कि अब जब ग्रैंडपा जा रहे हैं तो वो रुक के क्या करेगी, वो भी तुरंत ही चल देती है। तो फिर जाओ को देखते हैं जो कि जिया के पीछे पीछे चला जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी मोंकी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो तो बेचारा एक पत्ते की छाव के नीचे ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था वो। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर लू अभी भी अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करके खड़ी हुई थी घोस्ट किंग के ऊपर, एंड घोस्ट किंग को भी देखते हैं जो कि पलट जाता है सीनियर लू को ही देखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे मंकी भी आ जाता है जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन को समझ चुका था एंड सोच रहा होता है कि मुझे तो यहाँ से निकल ही लेना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन तभी सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी कुछ देर के लिए तो नज़रें भी नहीं मिला पा रही होती अपने घोस्ट किंग के साथ में। एंड यहाँ पे वो धीरे धीरे करके कभी अपनी आइज़ नीचे करती है तो कभी ऊपर, लेकिन यहाँ पे अब उसे पास्ट के सारे ही मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जहाँ पे उन दोनों ने कुछ मोमेंट्स साथ में बिताए थे। कई बार शाओ फेंग ने उसकी जान बचाई तो फिर उसने भी खतरे में डाल के खुद को उसकी जान बचाई एंड सभी के सामने उसने ये प्रूव किया कि शाओ फेंग हमेशा से ही बेगुनाह रहा है। हालांकि शाओ फेंग को भी उसका ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। प्रेजेंट में ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि मंकी अभी भी उसी पत्ते की छाव में बैठा हुआ होता है, देख रहा था इन दोनों को ही। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रही होती है कि यूकिन पैलेस के अंदर 10 साल पहले तुम जो शाओ फेंग मुझे मिले थे, जो कि मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल सकते थे, मुझे लगता है कि तुम आज भी वही हो। लेकिन यहाँ पे शाओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। लेकिन सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी सोड को पीछे हटा लेती है एंड कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम वही शाओ फेंग हो जो कि तुम पहले हुआ करते थे। एंड अभी भी हमें पास्ट की इनकी कुछ मेमोरीज एक बार फिर से दिखाई जाती हैं जहाँ पे शाओ फेंग ने अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक बार सीनियर लू को बचाया था, तो सीनियर लू ने भी उसे खतरे में देख के अपनी पूरी जान ही लगा दी थी। एंड ये दोनों ने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ में बिताया था जहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने एक दूसरे के लिए किया। हालांकि जब सीनियर लू की जान काफ़ी बड़े से खतरे में आ चुकी थी तब शाओ फेंग ने उसको हील भी किया था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। एंड इसी बीच यहाँ पे काफ़ी सारा अफेक्शन सीनियर लू के दिल में तो था ही, लेकिन थोड़ा बहुत शाओ फेंग के दिल में भी आ चुका था उसके लिए। हालांकि इन दोनों ने कभी वो शेयर नहीं किया, वो अलग बात है। जिसके साथ ही हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे सीनियर लू अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए होती है। एंड इसी चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर सीनियर लू के दिल में शाओ फेंग के लिए कितनी ज़्यादा जगह भरी पड़ी है। वो कह रही होती है कि शाओ फेंग प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाती है। शाओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि शाओ फेंग काफ़ी वक्त बाद मैंने अपना नाम सुना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लू तुरंत ही अपनी सोड को रख लेती है एंड तुरंत ही वहाँ से जा भी रही होती है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल तो शाओ फेंग उसकी तरफ कोई देख रहा था। सीनियर लू भी वहाँ पर रुकती है एंड कह रही थी कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर मारूंगी, लेकिन याद रखना ये रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। हालांकि हम मंकी को देखते हैं जो कि तुरंत ही आ चुका था शाओ फेंग के साथ में। एंड शाओ फेंग को भी देखते हैं जो कि काफ़ी वक्त बाद अब थोड़े बहुत एक्सप्रेशन दे रहा था एंड वो सैड होता है। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पे खड़ा रहता है। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है। बियाओ की आंट को देखते हैं जो कि कह रही थी कि ये तो स्पिरिट ब्लड फॉर्मेशन है, काफ़ी वक्त बाद ये फॉर्मेशन हम दोनों ही देख रहे हैं। लेकिन तभी उसके साथ वाला बंदा कह देता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि मास्टर उसके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं। ये एक हमारी टॉप फॉर्मेशन भी है। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी भी रहा होगा। जिसके साथ ही दोनों ही वो आपस में बातें करने लग गए थे। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें मास्टर को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उनके सर होने की वजह से ये हमारा कर्तव्य है। सीन कट हो जाता है एंड उसके साथ ही हम देखते हैं कि फिलहाल मोंक अभी भी आ रहे होते हैं आगे की तरफ कोई, एंड उनके आगे आगे पिंगर भी होती है जो कि फिलहाल उन्हें परेशान करने का कोई मौका छोड़ने देना ही नहीं चाहती थी। तभी उसे वहाँ पे वो फिशरमैन दिख जाते हैं जो कि पानी के अंदर डूबते डूबते आगे की तरफ को जा रहे थे। तभी उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया चलने
लग जाता है, कह रही थी कि ये तो पूरा का पूरा एक ग्रुप ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कुछ को मार डालती है। अब भाई साहब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जो एक जिंदा बचा था वो चिल्लाने लग जाता है, अपने ग्रुप के बाकी सारे लोगों को जमा करने लग गया था। हालांकि जब वो अपने सामने इन तीनों ही लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि सारा का सारा किया धरा इन तीनों का ही है। हालांकि श्याओ काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि लोग जमा होकर आगे आ चुके थे। तो फिर मोंक भी तुरंत ही शील्ड बना के इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत ही नीचे भी आ गए थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग ज़मीन में थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये ज़मीन तुरंत ही पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देख के मोंक भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे एंड यहाँ पे काफ़ी हॉरिफाइंग मोमेंट हो गया था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फिशरमैन तुरंत ही पानी के नीचे से निकल के आ जाता है एंड ये उनकी एक चाल थी। मोंक को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि अच्छा तो ये तुम्हारी एक चाल थी। हालांकि जैसे ही फिशरमैन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे होते हैं उन सारे फिशरमैन के ऊपर। लेकिन पिंगर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने इन लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली उलझा ही दिया है एंड अब वो आगे जा सकती है। जिसके साथ ही सीन कट होता है। अब हम देखते हैं शाओ फेंग को जो कि फिलहाल अब रास्ते में आगे बढ़ रहा था, तो उसकी नज़र एक ट्री पे पड़ती है, जिसे देख के वो कह रहा होता है कि ये ट्री तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा ईयर ओल्ड होगी ये ट्री। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो धीरे धीरे करके उस ट्री की तरफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता है एंड यहाँ पे मंकी भी देख रहा होता है उस ट्री को। हालांकि ये ट्री जब हमें दूर से दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कितनी ज़्यादा ह्यूज है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग उसे टच करके भी देखने लग जाता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है तो वही नोटिस करता है कि ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। जिसके साथ ही यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, चलो आगे चल के देखते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्टिक के थ्रू फ्लाई करते करते आगे बढ़ के देखने लग जाता है। फ्लाई करते वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर आने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई ब्रांच नहीं बल्कि ये तो एक रूट ही थी। हालांकि अभी असली ट्री बाकी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद तो घोस्ट किंग भी सोच रहा होता है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर कह रहा था कि चलो अब और आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। जिसके बाद मंकी एंड वो दोनों ही फ्लाई करते हुए चले जाते हैं और भी ज़्यादा ऊपर। हालांकि ट्री काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होती है एंड हम देखते हैं कि लगातार साथ घोस्ट किंग आगे बढ़ता जा रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्री खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये तो लगातार बढ़ती जा रही होती है। जिसके चक्कर अभी भी फिलहाल घोस्ट किंग लगा रहा होता है एंड सोच रहा था कि आखिर इस ट्री का टॉप कब आएगा एंड उसे कब पता चलेगा इस ट्री की रियलिटी के बारे में। हालांकि इसी के साथ हमें काफ़ी ब्यूटीफुल सी ट्री दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी से कलर की बनी हुई थी एंड हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी फाइनली जाके यहाँ पे पहुँच ही जाता है। ये ट्री अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है एंड घोस्ट किंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि घोस्ट किंग उस जगह पे रुकने के लिए वहाँ पे आ जाता है एंड सबसे पहले वो मंकी को भेजता है एंड उसके बाद फिर खुद भी आ गया था एंड ये ऑलमोस्ट इस जगह का एक टॉप ही होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग आ गया था एंड कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही वो रेयर ट्रीज़र है जिसकी तलाश हम लोग कर रहे थे, क्योंकि इसे देख के मुझे लग रहा है कि जायंट ट्री ही शायद से वो ट्रीज़र हो सकती है। एंड गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।